नमस्कार, 2 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय श्रीवास्तव। समाचारों में सबसे पहले बात होगी हेडलाइंस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा को किया संबोधित। कहा, अमृतकाल होगा विकसित भारत का कालखंड। संसद का शीतकालीन सत्र आज से हुआ शुरू। 17 दिनों के सत्र के दौरान सरकार पारित कराएगी 23 बिल, 7 विधेयकों पर होगी चर्चा। आरबीआई ने बढ़ाया रेपो रेट। गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया ऐलान। अब रेपो रेट 5.4% से बढ़कर होगा 6.25%। और जन सुविधाओं के प्रति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिखी संवेदनशीलता। प्रयागराज की युवती की शादी में दिक्कतों को दूर करने के लिए उसके घर के आसपास की बनवाई सड़क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृतकाल विकसित भारत का कालखंड होगा। उन्होंने कहा कि सिद्धि साधनों से नहीं, साधना से मिलती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 की अध्यक्षता मिलने से भारत का मान बढ़ा है और देश को महत्वपूर्ण समय में विश्व का नेतृत्व करने का मौका मिला है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा पदभार संभाले जाने पर प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई दी और उनका अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यसभा के सभापति के रूप में किसान और जवान दोनों की झलक दिखाई देती है, क्योंकि वे किसान हैं और सैनिक स्कूल में उन्होंने शिक्षा ली है। प्रधानमंत्री ने सशस्त्र झंडा दिवस पर देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं भेंट की हैं। आपने वो समय भी देखा है जब आप कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे। गांव गरीब किसान के लिए आपने जो किया वो सामाजिक जीवन में रहे एक उदाहरण है। आदरणीय सभापति जी, आपके पास सीनियर एडवोकेट के रूप में 3 दशक से ज्यादा का अनुभव है। मैं विश्वास से कह सकता हूं इस सदन में आप कोर्ट की कमी महसूस नहीं करेंगे। क्योंकि राज्यसभा में बहुत बड़ी मात्रा में वो लोग ज्यादा हैं जो आपको सुप्रीम कोर्ट में मिला करते थे, और इसलिए वो मूड और मिजाज भी आपको यहां पर जरूर अदालत की याद दिलाता रहेगा। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। यह सत्र 17 दिनों का होगा। शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार 23 बिलों को पारित कराना चाहती है। इस सत्र में दोनों सदनों की 17 बैठकें होंगी। 35 विधेयक से पहले ही लंबित हैं, जबकि 7 विधेयकों पर सरकार चर्चा कराएगी और इन्हें पारित कराएगी। 16 नए विधेयक भी सरकार संसद में पेश करके उन्हें पारित करा सकती है। प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कल संपन्न हो गया। विधानमंडल के दोनों सदन कल अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। विधानसभा का शीतकालीन सत्र पूर्व घोषित 3 दिनों के बजाय 2 दिनों में ही समाप्त हो गया। विधानमंडल के दोनों सदनों में कल अनुपूरक बजट के अलावा 5 अन्य विधेयक भी पारित किए गए। इनमें इंटरमीडिएट शिक्षा, द्वितीय संशोधन विधेयक, उत्तर प्रदेश श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद विधेयक, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत संशोधन विधेयक, उत्तर प्रदेश अग्निशमन और आपात सेवा विधेयक और उत्तर प्रदेश निर्धन विधेयक शामिल हैं। 2 दिनों में सदन की कार्रवाई 7 घंटे 48 मिनट तक चली। इस दौरान सदन 2 बार 15-15 मिनट के लिए स्थगित किया गया। सत्र के दौरान योगी सरकार के अनुपूरक बजट सहित कुल 6 विधेयक पारित किए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सदन के सुचारू रूप से चलने के लिए सभी दलों के नेताओं के सहयोग की सराहना की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सदन को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को ग्रोथ इंजन बनाने के लिए सरकार द्वारा अनुपूरक बजट लाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं और उसमें उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका हो।
इसको लेकर 10 से 12 फरवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का सरकार आयोजन करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए लोगों को आकर्षित कर रहा है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के क्षेत्र में हमने बड़ी ग्रोथ हासिल की है और निर्यात में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आने वाले समय में सब्जी उत्पादन करने वाले और बागवानी करने वाले किसान जल यातायात के माध्यम से भी अपने सामान को बाजारों तक भेज सकेंगे। उन्होंने कहा एक्सप्रेस वे के किनारे नए औद्योगिक क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि OT-OP के सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईमानदारी से की गई पुलिस भर्ती का लाभ प्रदेश को मिल रहा है। पुलिस विभाग का आधुनिकीकरण किया गया है। 7 जनपदों में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के दौरान हमने अपने लोगों के साथ ही बाहर से लौटे प्रदेश के नागरिकों को भोजन और स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं और वे राज्य की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बने। इसके लिए उनकी स्किल मैपिंग भी कराई गई है। हमारा प्रयास है कि प्रधानमंत्री जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2024 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का एक लक्ष्य देश के सामने रखा है। इस पर भारत सरकार के स्तर पर, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं। अलग अलग स्तर पर इस पर अभियान चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश भी इस दिशा में प्रयास कर सके और उस प्रयास के क्रम में हम लोगों ने भी प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में बनाने और उत्तर प्रदेश को देश की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनाने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किए हैं, उस प्रयास के क्रम में हमें यह अनुपूरक बजट लेकर के इस माननीय सदन के सम्मुख आना पड़ा है। मैं भी पिछले दिनों बलिया गया था। बलिया से मुझे वहां की सब्जी, वहां के अन्नदाता किसानों के द्वारा जो सब्जी उत्पादन की गई, उस सब्जी को वहां से एक्सपोर्ट करने के लिए इनलैंड वाटरवे का उपयोग करते हुए और सब्जी वहां से दूसरे देशों के लिए भेजी जा रही थी। यानी यह दिखता है कि अन्नदाता किसान उससे कितना लाभान्वित हो रहा है। लखनऊ का आम, प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के अंदर जो अन्नदाता किसान या हमारे जो बागवान हैं, ये फल उत्पादन का कार्य कर रहे हैं, इन्हें इसका कितना लाभ प्राप्त होने जा रहा है, यह इस एक्सपोर्ट के माध्यम से, इनलैंड वाटरवे के माध्यम से हम लोग इसको देख सकते हैं। कोरोना कालखंड में लोगों को लगता था कि ये जो 40 लाख माइग्रेंट लेबर यूपी में आए हैं, कहां जाएंगे, क्या होगा इनका। मैं कहता यूपी बहुत बड़ा है। यूपी में हमारे लिए बहुत चैलेंज नहीं है। वह यूपी के नागरिक हैं, हम यूपी में उनका स्वागत करेंगे और यूपी में उनको हर प्रकार की सुविधा देंगे। स्किल मैपिंग कराई गई और यहां पर पहले से ही किसी कालखंड में देश का सबसे बड़ा MSME का जो क्लस्टर मौजूद था, ऐसे 90 लाख यूनिट जो प्रदेश के अंदर मौजूद थे। 2018 में हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी योजना लागू की और आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। अब RBI की रेपो रेट 5.4% से बढ़कर 6.25 हो गई है। RBI ने लगातार 5वीं बार इसे बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय बैंक ने मई 2022 में रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाने की घोषणा के साथ इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद जून, अगस्त और सितंबर महीने में रेपो रेट में 50-50 अंकों की बढ़ोतरी की गई है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने 3 दिनों तक चली MPC की बैठक के बाद रेपो रेट को बढ़ाने का ऐलान किया है। That further calibrated monetary policy is warranted to keep, number one, inflation expectations anchored, number two, break core inflation persistence, and number three, contain second round effects. These actions will strengthen the medium-term growth prospects of the Indian economy. Accordingly, the MPC decided to increase the policy repo rate, as I have said, by 35 basis points to 6.25% and to remain focused on withdrawal of accommodation while supporting growth.
As regards the stance of the monetary policy, the MPC took a holistic view of the policy rate and the liquidity conditions relative to inflation. Adjusted for inflation, the policy rate still remains accommodative. Over the next 12 months, inflation is expected to remain higher than 4% target. किन्नर समाज के कई महामंडलेश्वरों ने एक अनूठे आयोजन के तहत वाराणसी में पौराणिक पिशाच मोचन कुंड पर कल पहुंचकर पूरे विधि विधान के साथ किन्नर समाज के दिवंगत लोगों को त्रिपिंडी श्राद्ध किया। उन्होंने लगभग 3 घंटे तक त्रिपिंडी श्राद्ध का परंपरागत पूजन अर्चन किया। अपने समाज के दिवंगत लोगों की आत्माओं की शांति और सद्गति के लिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है। हम लोग पिशाच मोचन तीर्थ पे हर दूसरे साल आते हैं, सामूहिक पिंडदान का कार्यक्रम करते हैं। जो किन्नर अपघात में, जो हिजड़ा परंपरा में जिनका देहांत हो गया है, उस आत्मा को आगे सद्गति प्राप्त हो, इसके लिए हम ये सामूहिक पिंडदान का कार्यक्रम करते हैं। जनपद फतेहपुर में ग्रामीण महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर आज विभिन्न उद्योगों को संचालित कर रही हैं, जिससे ये महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत भी हो सकी हैं। जनपद फतेहपुर में संचालित फूड प्रोसेसिंग यूनिट में सारा कार्य समूह की महिलाओं के माध्यम से ही किया जा रहा है। साथ ही ये महिलाएं बीसी सखी के कार्य को भी कर रही हैं। इसके अतिरिक्त समूह की महिलाएं बिजली के बिल जमा कराने को कार्य भी बखूबी से कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली ये महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होकर समाज में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। समूह से पहले हम किसी भी लाभ की पात्र नहीं थे और ना ही हमने कभी सोचा था कि ये टीएसआर प्लांट हमें कभी चलाने के लिए मिलेगा। हम धीरे धीरे बचत इकट्ठा की, समूह पे जुड़े, समूह के माध्यम से हमें ये टीएसआर प्लांट में हमें मिला और हम इसे चलाते हैं। हमें इसमें हमारी 20 बहनें हैं। 20 बहनें हैं जो इस समय 3 टीमों पे काम कर रही हैं। एक टीम आती है हमारी 9 से 5 बजे तक काम करती है। रिफाइन का दाल मिलाना, मसाले का मिश्रण मिलाना, चीनी का मिलाना, मूंगफली का मिलाना, ये सारा पूरा काम महिलाएं ही करती हैं। आज ये हमारा प्लांट जो है जून 2022 से संचालित है और करीब 20 दीदियों ने मिलकर के इसका एओपी बनाया है, जिसमें 20 दीदियाँ 3 शिफ्टों में वर्तमान में काम कर रही हैं। और विशेषकर जो हमारे बाल विकास परियोजना विभाग है, उसमें जो लाभार्थी हैं उनको कुपोषण से दूर करने के लिए खासकर ये प्रयास शासन ने किया है, जिसमें वर्तमान में हम 2 ब्लॉक कवर कर रहे हैं, अमौली और खजुआ। अमौली विकासखंड के 17,960 लाभार्थी कवर कर रहे हैं हम लोग और खजुआ के 25,688 लाभार्थी। टोटल हमारे यहाँ 43,348 लाभार्थियों को हम लोग राशन वितरण कर रहे हैं, जिसमें 7 तरह की कैटेगरी हमारे लाभार्थियों की है, जिसमें 6 से 36 माह के लाभार्थी हैं और 3 से 6 वर्ष के लाभार्थी हैं। चौथा अभी रिसेंटली ही कंप्लीट हुआ है, बाकी 2 भी 1 महीने के अंदर चालू हो जाएंगे। यहाँ पर इन प्लांट्स में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के द्वारा टेक होम राशन का उत्पादन किया जा रहा है। इससे हमें 2 लाभ मिलते हैं। एक तो उन महिलाओं को रोजगार भी मिलता है, उन महिलाओं के द्वारा राशन संबंधी जागरूकता भी पहुँचती है तथा जो लोकली सप्लाइड मटेरियल है वो लोकली कंज्यूम होता है। इससे हमारी सप्लाई चेन कॉस्ट भी घटती है। जनपद चित्रकूट में किसानों के आर्थिक हालात को बेहतर करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से मिली धनराशि से किसानों को खेती करने में मदद मिल रही है। इससे किसानों को कर्ज जाल से मुक्ति मिली है। लाभार्थी किसानों ने बताया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की धनराशि का किसान बीज, दवा और सिंचाई में उपयोग कर रहे हैं। इसके लिए पहले उन्हें कर्ज लेना पड़ता था, अब कर्ज की जरूरत नहीं पड़ती है। उपनिदेशक कृषि राजकुमार ने बताया कि जिले के 1,49,500 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है, जिससे वो कृषि की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। ये हमारे लिए एक तरह से बहुत सपोर्ट है, क्योंकि उस समय हमारे पास पैसा नहीं होता, हम यह होता है तो बहुत कम सीमित मात्रा में होता है, तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। इसका हम प्रयोग जो है बचा के रखते हैं इस पैसे को, और जैसे ही हमको खाद की जरूरत या कोई बिल वगैरह थोड़ा बहुत उसमें भी अगर मुड़ गए, जुताई वगैरह और बीज में, तो इसमें पूरा का पूरा पैसा ये जो है
ये उसी में हम प्रयोग करते हैं। और हमारे लिए क्या बल्कि और बहुत सारी देखिए जो और भी आसपास किसान हैं ये सब जान रहे हैं कि ये मतलब हमारे लिए एक तरह से वरदान है। ये किसान समृद्धि 2000 मिल रहा हमको, तो इसमें खाद और सींच और ऐसा सब भी है, बीजा उजा सब लेके डालते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पूरे जिले में जो है 1,49,500 किसानों को दी जा रही है। अभी इसमें से एक लैंड सीडिंग का कार्य जो है 1,27,777 किसानों के भूमि अभिलेख दर्ज किया जा चुका है। जो शेष हमारे किसान उनके भूमि अभिलेख दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। पीएम किसान का मुख्य उद्देश्य ये है कि किसान जो है 3 बार दी जाती है, एक बार रबी के मौसम में, एक बार खरीफ के मौसम में, एक बार जायद के मौसम में। इसका उद्देश्य ये है कि किसान जो है अपनी फसल के समय जो है खाद बीज के समय किसानों के पास पैसा नहीं रहता है, तो सरकार इसीलिए सहायता देती है कि किसान समय से अपने बीज और खाद खरीद करके अपनी बुआई कर सकें और अपनी खेती आसानी से कर सकें। जनपद फतेहपुर में किसानों को धान का उचित मूल्य दिलाने के लिए 65 धान क्रय केंद्रों के माध्यम से तेजी से खरीदी की जा रही है। इस बार 1.58 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य मिला है, जिसके सापेक्ष 12,425 मीट्रिक टन की तौल हो चुकी है। यहां किसान 2,040 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य से टोकन लेकर अपना धान बेच रहे हैं। धान बिक्री के 48 घंटे के अंदर किसानों के आधार लिंक वाले खातों से सीधे धनराशि भेजी जा रही है, ताकि किसानों को धान बेचने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो सके। किसानों ने बताया 48 घंटे के अंदर उनके खाते में धान खरीदी के पैसे भी पहुंच रहे हैं। पहले बिचौलियों को औने पौने दाम में बेचना पड़ता था, लेकिन अब क्रय केंद्रों में फसल का उचित दाम मिल रहा है और कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है। तौल तो यहाँ जो नियमतः है, साफ स्वच्छ धान होना चाहिए, मानक के अनुसार गीलन सूखन होना चाहिए, उसके मुताबिक किसी किसान में कोई दिक्कत नहीं हो रही। शासन की जो मंशा है कि किसान धान उपज पर अच्छी पैदा कर रहा है तो उसको सही सलामत रेट से बिक सके, समय से बिक सके, समय से उसका धन पहुंच सके, यही सेंटर की तरफ से और शासन सरकार की तरफ से ही काम साफ स्वच्छ दिख रहा है जो वर्तमान में चल रहा है। यहाँ नियमित रूप से तौल हो रही है, जिस प्रकार से तौल होनी चाहिए और जो मानक बनाए हैं उस हिसाब से दिया जा रहा है। मानक के अनुरूप धान लिया जा रहा है, पंखा करा करके, साफ करा करके, कोई कटौती नहीं है। जिसका सूखा नहीं वो नमी के लिए अपना जो है धान डाल करके सुखाते हैं। सरकार ने 2040 समर्थन मूल्य निर्धारित किया है, जिस पे धान किसानों की खरीद की जा रही है। 65 केंद्र इस समय जो है चल रहे हैं वहाँ पर, और खरीद जो है ये इसमें 12,425 मीट्रिक टन की हो चुकी है। लक्ष्य जो है 1,58,100 MT का है। हम यहाँ धान लेके आए थे, हमारा धान तौल गया है। हमको यहाँ 2,040 रुपये का मूल्य मिला है और बाहर से यहाँ अच्छा हमको सुविधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए मथुरा में सर्दी की छुट्टियों के दौरान गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं और देशी विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। दिसंबर और जनवरी में आने वाले पर्यटकों के लिए सुविधा और सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन द्वारा कई इंतजाम किए गए हैं। मथुरा में प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर, इस्कॉन मंदिर, वृंदावन के श्री बांकी बिहारी जी के मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों और मठों के दर्शन के दौरान भीड़ के प्रबंधन के लिए उपाय किए जा रहे हैं। साथ ही पर्यटकों और श्रद्धालुओं के वाहनों की पार्किंग, उनकी सुरक्षा के लिए भी प्रशासन लगातार मंदिर प्रबंधन और सेवादारों से संपर्क बनाए हुए है। यमुना जी के घाटों पर श्रद्धालुओं के स्नान और नौका विहार आदि के लिए भी उचित व्यवस्था की जा रही है। मथुरा और वृंदावन के मंदिरों में दैनिक पूजा अर्चना, आरती और हवेली संगीत का आयोजन देश और विदेश के श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। योगी सरकार सड़क को गड्ढा मुक्त करने की कवायद में जुटी हुई है, लेकिन अभी भी कई ऐसी सड़कें हैं
जहां पर गड्ढे हैं और सड़कें खराब स्थिति में हैं। कुछ ऐसी ही खराब सड़कों और गंदगी से परेशान 7 दिसंबर यानी आज दुल्हन बनने जा रही एक युवती ने योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल पर ट्वीट के माध्यम से मुख्यमंत्री को अपनी शादी का निमंत्रण पत्र भेजकर आने का आग्रह किया। साथ ही आने के लिए रास्ता सही न होने के कारण सड़क बनवाने की अपील भी की, ताकि शादी में आने वाले मेहमान और योगी आदित्यनाथ को उनके घर तक आने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो सके। युवती के मुताबिक पिछले कई सालों से उसके घर की ओर जा रही सड़क नहीं बनी थी। परिणाम यह है कि प्रयागराज नगर निगम ने घर के बगल पड़ी गंदगी के अंबार को साफ करवाते हुए 7 दिसंबर से पहले सड़क बनाकर तैयार कर दी है। फिर मेरी बहन जैसे जिसकी शादी 7 तारीख है, उसने ट्वीट किया, माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रण दिया उसने, तो अब जिसका असर आप देख रहे हैं कि हमारी रोड बनना स्टार्ट हो गई है, जो कि उम्मीद है कि 7 तारीख से पहले बन जाएगी। तो मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। नगर आयुक्त साहब द्वारा इस सड़क पे आदेश आया कि इसको तत्काल प्रभाव से बनाया जाए, इसलिए कार्य। चित्रकूट में केंद्र सरकार द्वारा समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करने और बेटियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आकांक्षी जनपद चित्रकूट में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत संयुक्त जिला चिकित्सालय चित्रकूट में जन्म लेने वाली 5 कन्याओं का जन्मदिन कन्या जन्मोत्सव के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और मुख्य विकास अधिकारी अमृतपाल कौर ने बच्चियों के जन्मोत्सव पर बच्चियों की माताओं को उपहार में बेबी किट देकर बधाई दी और बच्चियों के उज्जवल भविष्य के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। आज हमारे घर बेटी हुई है, इसकी बहुत बहुत आभार है। हमें बहुत खुशी हुई है यहाँ जो देख के बेटियों का जन्मोत्सव मनाया गया, हमें बहुत खुशी लगी। हम आगे चल के अपने बच्चों को बेटियों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बहुत आगे तक बढ़ाएंगे। हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ केक काटा और लगता है कि इसी तरह होती रहे। सरकार बेटियों को बहुत बढ़ाया दिया, लड़का लड़की के कोई फर्क नहीं है, सबको बराबर करिए जाए। खुशी हो गई सब लोगों को और बच्ची को जन्मदिन मनाया गया। सरकार की एक स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसके अंतर्गत जो हमारा लिंगानुपात है बच्चियों का और बच्चों का लिंग उसको जो है संतुलित करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। इसमें कन्या जन्मोत्सव की शुरुआत आज यहाँ की गई। इनमें जनपद के जिलाधिकारी महोदय, जिला पंचायत अध्यक्ष, जो राजनेता है वो और प्रशासन के अधिकारी ने शुरुआत की और यह कार्यक्रम हर जो है PSC CSC में आयोजित होगा और ये जिला चिकित्सालय में हर सप्ताह आयोजित होगा। आज प्रोबेशन विभाग के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंदर इसको बड़े स्तर पर आयोजन किया गया है और भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर हम लोग और भी इसमें आयोजन कर रहे हैं। इसमें खेल कार्यक्रमों का भी आयोजन है ब्लॉक स्तरीय और उसको फिर हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट स्टेडियम में फाइनल के रूप में कम्प्लीट करेंगे। और ये जो कन्या जन्मोत्सव है ये अलग अलग PSC CSC में भी इसका आयोजन कराया। आजमगढ़ में मत्स्य विभाग की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना तेजी से चलाई जा रही है। योजना के तहत जिला स्तरीय समिति की बैठक में पहली बार ई-लॉटरी व्यवस्था से नवयुवकों को रोजगार दिया गया है। यह कार्यक्रम जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। मत्स्य विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजकुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की विभिन्न परियोजनाओं में पोर्टल पर कुल 2214 ऑनलाइन आवेदन अपलोड किए गए हैं, जिनके परीक्षण के बाद कुल 820 आवेदन पात्र और 1394 आवेदन अपात्र पाए गए हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभार्थी चयन की वरीयता और प्रतीक्षा सूची राज्य स्तरीय समिति को प्रेषित की जाएगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020-21 से 24-25 तक के लिए संचालित है। 2022-23 के लिए विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे, जो 1 जुलाई से 30 सितंबर तक चला है। इसमें हमारे 2214 आवेदन कुल जो है अपलोड किए गए थे। इसका अभिलेखी और भौतिक सर्वे किया गया, जिसमें 820 आवेदन पात्र पाए गए। पहली बार इस पात्रता के अनुसार जो है पात्र में से जो हमारे लाभार्थी चयन है वो ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाना है और ये प्रक्रियाधीन है। कानपुर देहात जिले के एक शिक्षक ने आंखों की रोशनी न होने के बाद भी अपनी पढ़ाई पूरी की और वे अब स्कूल में पढ़ाई कराकर ज्ञान के प्रकाश के जरिए बच्चों का जीवन रोशन कर रहे हैं। कानपुर देहात के झींझक कस्बे के पास उड़नवापुर गांव के प्राथमिक स्कूल में पदस्थ नेत्रहीन शिक्षक की आंखों की रोशनी करीब 22 साल पहले एक हादसे में चली गई थी। आंखों की रोशनी न होने के बावजूद भी श्री गणेश दत्त द्विवेदी पढ़ाई पूरी करने के बाद सहायक अध्यापक बने
और वे कानपुर देहात जिले में पिछले 13 साल से उड़नवापुर के प्राथमिक विद्यालय में प्रधान अध्यापक के रूप में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और जब देहरादून में NIBH राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्थान है, उसमें ऑडियो लाइब्रेरी है, तो उसको जब कोई सिलेबस पढ़ाई के लिए होता तो उनको बताते तो कैसेट उनको उपलब्ध कराते थे, तो उससे रिकॉर्ड सुन करके उसको याद करते थे। और नोट्स वगैरह होते घर में, भाई बड़ी बहन वो पढ़ के सुनाते तो परीक्षा की तैयारी से करते। लेखक मिलता था तो उसको क्वेश्चन बोलता, उसको आंसर बताते, ऐसे में जो है सारी परीक्षाएं पास की। हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि कानपुर देहात के ब्लॉक झिंझक में गणेश दत्त द्विवेदी नाम के एक शिक्षक हैं जो कि उड़नवापुर प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाते हैं। वो नेत्रहीन हैं लेकिन लगातार वो वहाँ पढ़ा रहे हैं, बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं और बच्चे उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये संदेश सभी शिक्षकों के लिए, हम सबके लिए है कि चाहे शारीरिक कोई भी बाध्यता हो लेकिन वो हमें कुछ अच्छा करने से कभी रोक नहीं सकते। तो हमें उनसे सीखना चाहिए और इसी तरीके से हम सभी को आगे बढ़ना चाहिए और कुछ अच्छा समाज के लिए करना चाहिए। राजस्थान के उदयपुर में भारत की अध्यक्षता में G20 शेरपा बैठक में चर्चाओं का दौर कल संपन्न हुआ। इस दौरान प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने भारत द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के प्रति समर्थन जताने के लिए प्रतिनिधिमंडलों का आभार व्यक्त किया। बैठक के बाद सभी शेरपा शिल्पग्राम गए। वहां वो भारतीय कला और संस्कृति से मंत्र मुग्ध नजर आए। G20 शेरपा की पहली बैठक में विभिन्न मुद्दों पर 2 दिन का गहन मंथन मंगलवार को संपन्न हो गया। मंगलवार को जिन विषयों पर चर्चा हुई उनमें समावेशी विकास, बहुपक्षवाद और महिलाओं के नेतृत्व में विकास के साथ साथ खाद्य, ईंधन और उर्वरक, पर्यटन और संस्कृति से जुड़े मामले शामिल हैं। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने भारत की प्राथमिकताओं पर भागीदारों द्वारा दिए गए समर्थन की सराहना की। We are delighted. First of all, we've been able to give them a great feel and flavor of India. We've been able to put out a very ambitious agenda. We've been able to bring everybody on board, and we've tried to set, as the Prime Minister said, a very decisive, a very ambitious and a very reform-oriented agenda for India. बैठक में शामिल विदेशी शेरपाओं ने अहम मुद्दों पर अपने देश का पक्ष रखा। This was a really important meeting for India because they presented their priorities and they had to convince the rest of the G20 of their priorities, and they did. It was a very strong success for India to showcase their plans for the presidency. मूल सत्रों के बाद G20 शेरपाओं और प्रतिनिधि मंडलों के लिए जाने माने शिल्पग्राम का दौरा किया गया। शिल्पग्राम की वास्तुकला और प्रदर्शित की गई राजस्थानी कला और शिल्प की विविधता ने सबका मन मोह लिया। शिल्पग्राम और राजस्थान की कला संस्कृति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा को किया संबोधित। कहा, अमृतकाल होगा विकसित भारत का कालखंड। संसद का शीतकालीन सत्र आज से हुआ शुरू। 17 दिनों के सत्र के दौरान सरकार पारित कराएगी 23 बिल, 7 विधेयकों पर होगी चर्चा। आरबीआई ने बढ़ाया रेपो रेट। गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया ऐलान। अब रेपो रेट 5.4% से बढ़कर होगा 6.25%। और जन सुविधाओं के प्रति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिखी संवेदनशीलता। प्रयागराज की युवती की शादी में दिक्कतों को दूर करने के लिए उसके घर के आसपास की बनवाई सड़क। तो 2 बजे के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।